सर ये जेब में पैसा कैसे आएगा? काला और सफेद रुमाल आप अपनी जेब में रखें। जिसकी तिजोरी साउथ में है वो बर्बाद हुए बिना रहेगा नहीं। मैं वो सिद्धांत उस व्यक्ति पे लागू करूंगा और वो करोड़पति बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आप ये गारंटी के साथ बताएं कि भाई इतने समय में इतना पैसा आ जाएगा। साल डेढ़ साल के अंदर आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे। अगर उसका ओनर साउथ में है तो निसंदेह आपके पास धन आने से कोई नहीं रोक सकता। चोरी कर लेंगे, मीटर में तार लगा देंगे, कुंडी फेंक देंगे, आप नोटिस करेंगे वो वहीं गरीब ही रहेंगे। सर रिश्ते और पैसों का कनेक्शन कैसे वास्तु दुरुस्त कर सकता है? जिस घर का नॉर्थ बंद है औलाद नहीं होगी। कोई पूजा पाठ मत करो, मंदिर छोड़ दो, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ओपन कर दो। तो सर आप कह रहे हैं वास्तु ठीक हो तो मंदिर और भगवान की जरूरत नहीं है? हमारे यहाँ कोई, मेरे चाहे बच्चे हों, मेरी मिसेस हों, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। आज जिस घर के अंदर क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के पीछे छुरी लेके पड़े हुए हैं, सर मुझे मिलवाओ ना। सर इंटरनेट पे इतने लोग समझाने वाले हैं ना, हम आप पे क्यों यकीन कर लें? और आप 6 महीने और 1 साल के अंदर 100% बदल चुके हों। जिस घर के अंदर पेरेंट्स नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और बच्चे ऊपर रहते हैं, तो सर बस इतनी कसर है कि एक दूसरे का कत्ल करने की देर है। मौत की तारीख बदलने का दावा सर बड़ा क्लेम है सर। पहले डॉक्टर के पास गए और बोला जी एक बार चेक कर लो। तो जब उन्होंने चेक किया उनकी मदर जिंदा थी। आप मुझे ले जाइए किसी घर में, मुझे मत बताइए, मेरी आंखों पे बांध दीजिए पट्टी, मैं कंपास भी नहीं देखूंगा, मैं आपको आपके घर की सारी डायरेक्शन मार्क कर दूंगा। सर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर हम देख रहे हैं इन दिनों, सर क्या वहां पे कौन सी दिक्कत आ गई थी ऐसी? कहीं ना कहीं इसके फेलियर का कारण इसका वो शीश महल रहा है। आतिशी आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकती है। फेमस पार्टियां हैं, उनसे कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। एक ही पार्टी ले लेके बचती है, वो कौन सी है? बीजेपी। रोज मुझे गोल्ड मेडल मिलता है, मुझे रोज लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बोलता जी हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी के यहाँ बेटा हो गया, और आप धनवान नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि मैं आपके लिए पारसमणि हूँ। आपने टच किया नहीं और आप धनवान बने नहीं। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज वास्तु ग्लोबल के इस खास पॉडकास्ट में जो मेरे साथ है वो इंटरनेट की भीड़ से थोड़े से अलग हैं, जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि वो वास्तु की टिप्स नहीं बताते, वो वास्तु को जीते हैं। तो आज पैसा कैसे अट्रैक्ट हो, कैसे सक्सेस मिले, राजनीतिक गलियारों की हर हलचल उनकी जबान से समझेंगे और ये भी समझेंगे करोड़पति बनने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि 45 साल का अनुभव खुद बोलता है जब वो स्क्रीन पे नजर आते हैं। और ढेर सारी बातें यकीन मानिए आपको आज जरूर समझ में आएंगी और आज का ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट डॉक्टर महेश गुप्ता के साथ, मैं आपके साथ हूं घनश्याम, और शुरुआत करते हैं इस शानदार पॉडकास्ट की। डॉक्टर साहब स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज क्या धमाल होगा? आपको पता है ना सर, आप जब स्क्रीन पे आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों की लाइन लग जाती है। जी 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 सर एक कॉमन चीज जो मुझे लगता है कि जो आपसे लोग जानना चाहते हैं, सर ये जेब में पैसा कैसे आएगा, क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों को कैसे लोग अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? सर देखिए, एक पैसा ऐसी चीज है, जब से क्या हुआ, पहले प्राचीन काल में अगर हम देखें तो बाटर सिस्टम होता था, वही धन था। आलू भी धन थे, प्याज भी धन थे, और सारा सामान आपका धन था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ सिक्कों में, और सिक्के अब धन बन गए। तो जिसके पास सिक्के, नोट, करेंसी होगी वही धनवान है। अब इसको खींचा कैसे जाए, वो कैसी ऐसी शक्ति है जो खिंचाव बने, तो उसमें आपकी ऊर्जा काम करती है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो सब कुछ खींचेगा ना, सुख भी, नेम भी, फेम भी और धन भी। तो सर धन को खींचने के लिए आपके शरीर में ऊर्जा का होना बड़ा आवश्यक है। और ऊर्जा कैसे आएगी? आपका वास्तु ठीक होने से। वास्तु में क्या है? वास्तु दिक, दिशा और काल, यानी कि स्थान, डायरेक्शन और काल। तो काल का जो संबंध है वो आपके भाग्य से है। जो जिन लोगों का भाग्य बली होता है उनके पास तो अपने आप धन खिंचता चला आता है। तो अब जिनका भाग्य बली नहीं है वो कैसे भाग्य को बली बनाए? वो अपने वास्तु को ठीक करें। तो आपका भाग्य बली हुआ नहीं और आपके पास धन खिंचा नहीं। और इसके अंदर कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे कि
शनि, और शनि के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बना दें शुक्र का, तो डेफिनेटली आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, धन आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। और उसका एक सुंदर सा उपाय है कि अगर आप काले कपड़े में सफ़ेद कपड़ा बांध के या काला और सफ़ेद रुमाल आप अपनी जेब में रखें तो एक कॉम्बिनेशन बनता है और जेब में धन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये उपाय तो ऐसा है, ऊर्जा हो या ना हो उसके हिसाब से आपकी जितनी ऊर्जा आपके शरीर में है उसके हिसाब से आपके पास धन अवश्य बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझको तो टाइम फ्रेम चाहिए, मुझे एक लिमिटेड समय चाहिए जिसमें आप ये गारंटी के साथ बताएं कि भाई इतने समय में इतना पैसा आ जाएगा। तो सर आप करो ना, वास्तु ठीक करो। आप गारंटी दीजिए ना सर आज। यस 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 सर, गारंटी है। आप अपना वास्तु फिट कीजिए और मैं समझता हूँ साल 1.5 साल के अंदर आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे डेफिनेटली। सर क्या है, ये मजाक नहीं है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बना हूँ सर। आप ये समझ लीजिए हमें तो साल भी नहीं लगा, शायद 6 महीने ही लगे। तो 6 महीने के अंदर हमारे पास स्थिति ये हो गई थी कि हम घर में पैसा रखने के लिए जगह ढूंढते थे। तो कमरे में हमने बोरियों में पैसा भर के और कमरे में लगा दिया। ऐसी स्थिति हो गई थी, टूटे फूटे घर में। तो वो मंजर मुझे याद है, वो सिद्धांत मुझे याद है कि क्या सिद्धांत था जिसने उन नोटों को आकर्षित किया और हमारे घर में धन सराबोर हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद ली, सारा धन हमारे पास इतना हो गया कि हम कुछ सोचते ही नहीं थे। कार खरीदनी है, कुछ खरीदना है, हमें पता ही नहीं चलता था, हम ऐसे खरीद लेते जैसे मूंगफली खरीद रहे हैं। अच्छा। तो मैं एक उस मुकाम पे पहुंचा जिसे हम कह सकते हैं अरबपति, क्योंकि बात सन 79-80 की है। उस टाइम पे इतना पैसा होना, 500 का नोट था नहीं, 100 का नोट था, तो इतना पैसा होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। तो इसलिए सर मैं उस मुकाम पे भी पहुंचा। और वह पैसा कैसे गया मुझे वह भी पता है। तो राजा से रंक और रंक से राजा कैसे बनता है आदमी, इसका रहस्य मेरे पास है सर। तो मैं इस बेस पे बोलता हूँ कि यस, आप जो चाहें सो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर एक फॉर्मूला जो डॉक्टर महेश गुप्ता पे अप्लाई होता हो, वो क्या जरूरी है वो घनश्याम उपाध्याय पे भी लागू होता हो? देखिए, वास्तु के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आपकी एनर्जी, एक वास्तु की एनर्जी। ठीक है, हम आपकी एनर्जी को 0 मान लेते हैं और वास्तु की एनर्जी को हम 50% मान लेते हैं। आपकी एनर्जी 0 है और वास्तु आपका 100% है, तो 50% के आप हकदार हो गए ना। आपकी एनर्जी 50% है और वास्तु की एनर्जी 50%, आप 100% के हकदार हो गए ना। तो वास्तु तो हर किसी पे काम करेगा, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वास्तु खराब है तो आपको बर्बाद कर देगा, और अगर आपका वास्तु बढ़िया है आपको आबाद कर देगा, सराबोर कर देगा नोटों से। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, लोग अपने आप आके दे के चले जाएंगे। तो मैंने वो वक्त देखा है सर कि हमें पैसे रखने की जगह नहीं मिलती थी। वो वक्त भी मैंने देखा, और वो वक्त भी मैंने देखा कि पैसे दिखते नहीं थे। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ घर रहा। अच्छा। हमने बिना मेहनत किए पैसा देखा और मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं देखा, तो मैंने वो मंजर देखा है। तो इसलिए इस बेस पे मैं सब कुछ कहता हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ऐसा होता है जी। लेकिन सर आज ये पॉडकास्ट हो रहा है तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी बातें बताएं कि आपसे तो कंसल्ट कर ही लें, लेकिन अगर बिना कंसल्ट किए आपको पहले आजमाना चाहें आपकी बातों को, तो सर घर में ऐसा क्या कर दें कि वो बदलाव महसूस हो जाए, तो बड़े बदलाव के लिए फिर आपके पास आए। कुछ ना करें सर, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, घर में कोई सामान इधर उधर रखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो तिजोरी साउथ में ना रखें। आज इतना अंधविश्वास फैला दिया गया है, नौसिखिया लोगों ने तिजोरी को साउथ में रखवा दिया है, और हमने ये पाया जिसकी तिजोरी साउथ में है वो बर्बाद हुए बिना रहेगा नहीं। अच्छा। एक दूसरा सर, आप अपना नॉर्थ ओपन रखिए। ओके। आपके नॉर्थ की वॉल के पीछे किसी का घर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 सूत्र आपने अपना लिए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रुकेगा। कितने टाइम में? ये डिपेंड करता है आपके काम पे। अगर आप पान बेचते हैं तो डेफिनेटली सर पान तो पान के हिसाब से बिकेगा। आप सोना बेचते हैं तो सोना सोने के हिसाब से बिकेगा। ये डिपेंड करता है इस पे। और डेफिनेटली आपकी जो इनकम कभी थी और ये परिवर्तन करने के बाद जो बढ़ेगी तो 100 टाइम तो मल्टीप्लाई होगी।
तो आप 1 साल में बने या आप 10 साल में बने, डिपेंड करता है आपके काम पे। अब केले बेचने वाले को अगर मैं जितना मर्जी उसका वास्तु कर लूं, उसके अंदर अगर वो 1000 रुपये रोज कमाता है तो वो 10,000 रुपये रोज तक पहुंच जाएगा। अगर गोल्ड बेचने वाले को हम उसका वास्तु ठीक हो जाए तो, और गोल्ड बेचने वाला 10 लाख रुपए का गोल्ड रोज बेचता है और उसकी इनकम अगर 2 लाख रुपए रोज की है, तो उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए रोज की हो जाएगी, सेल रोज 1 करोड़ रुपए रोज की हो जाएगी और इनकम उस हिसाब से बढ़ जाएगी। तो इस सब बातों में डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड ये करता है आपके नीचे लोग कितने काम करते हैं, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं। जितना बड़ा विस्तार आपका होगा, आपकी कंपनी का होगा, उतने लोगों का भाग्य आपके साथ जुड़ेगा और वह भाग्य आपको बढ़ावा देगा, आपके यहाँ धन लाने के साधन बनेंगे, उतने लोगों के भाग्य से धन आएगा। ओके। एक चीज और सर, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। अब ये एक और नियम या सिद्धांत है, आप करोड़पति कैसे बने। मान लीजिए आपका अपना घर है और वास्तु ठीक नहीं हो सकता, आप किराए के घर में जाइए। जो घर आप किराए का लें, उसका जो ओनर है वो उस घर से साउथ में रहना चाहिए। अगर उसका ओनर साउथ में है तो निसंदेह आपके पास धन आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि आपके जो ओनर है उस घर का, उसके पास धन आना है, और जब उसके पास धन आना है आपके थ्रू आना है, जरिया आप बनेंगे, तो आपके पास सर धन आएगा तभी तो उसके पास जाएगा, और उसके पास जाने से रुकना नहीं। क्योंकि उसका जो फ्लैट या उसका जो घर जो आपने रेंट पे लिया है वो उससे नॉर्थ में है, और नॉर्थ में तो अगर आप कोई किराए पे मकान रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो मशीन आपने लगा दी नोट छापने की। तो इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ मत कीजिए। मकान अपना है, बर्बाद हो रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, छोड़ दीजिए, उसको किराए पे दीजिए, आप खुद किराए पे चले जाइए। और इस सिद्धांत को जरा आप यूज करके देखें, मैं ये मानता हूं 2-3 साल के अंदर अंदर आप धन का अभाव क्या होता है भूल जाएंगे। कहानी शुरू हो जाएगी 1 साल से, और आपको महसूस हो जाएगा 2-3 साल में कि यस, आज मैं इतना सक्षम हो गया हूं कि मैं अपने आप को गरीब नहीं कह सकता। लेकिन सर कई बार धन बचाने से बचता नहीं है और खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो क्या किया जाए? धन बचाया जाए, दिल खोल के खर्च किया जाए? देखिए सर, मैंने जैसा आपको बताया, जैसे बड़ी बड़ी टेलीफोन कंपनियां हैं जी, इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं, हाँ, जो आपको बिजली सप्लाई करती हैं, ठीक है, जो इनके ओनर होते हैं, कंपनियां होती हैं, ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा एक समूह होता है जो इनको पे कर रहा होता है हर महीने। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कुछ लोग बिल पे नहीं करते बिजली का, चोरी कर लेंगे, मीटर में तार लगा देंगे, कुंडी फेंक देंगे। आप नोटिस करेंगे वो वहीं गरीब ही रहेंगे। आप बिल पे करना शुरू कर दीजिए ना। वही सिद्धांत यहां पे लागू होता है कि जिस आदमी के भाग्य में मल्टी मिलियनर बनना लिखा है और उसका धन आप रोक रहे हैं, आप उसके साथ नहीं लग रहे हैं, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप उसको पे करो ना, वक्त से पहले पे करो, आप देखिए आपके पास कैसे धन आना शुरू हो जाएगा। कभी भी बिजली चोरी करना तो राहु खराब करना है सर। आपके ससुराल से संबंध खराब हो जाएंगे और बड़ी सारी व्याधियां आपके जीवन में आ जाएंगी। तो अगर आपको धन के संपर्क में कोई बात सोचनी है तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए कि किसी बिल को पेंडिंग ना करें। आप छोड़ दें ना, आपके पास धन नहीं है, आप छोड़ दें, बिल ना बनाएं, चोरी ना करें, बिल पेंडिंग ना करें, आप बिल पे कीजिए। आप देखिए आपके पास अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, अपने आप धन आना शुरू हो जाएगा। तो एक ये नियम भी लागू होता है सर। तो सर घर में कुछ ऐसी चीजें ला के रख सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं कि जिनसे थोड़ा हम मनी अट्रैक्ट कर पाए? देखिए सर, मनी अट्रैक्ट आप प्लांट्स से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कुछ प्लांट्स हैं तो उनको अगर आप घर में लगाएं, वैसे तो कोई भी प्लांट कांटेदार ना हो, कोई भी प्लांट, कुछ कैक्टस में भी ऐसी प्रजातियां हैं जो मनी को नहीं। अब हम प्लांट का मनी से क्या लेना देना? प्लांट का मनी से क्या लेना? उसको क्या पता है नोट क्या होता है या करेंसी क्या होती है या धन क्या होता है? ठीक है। प्लांट को तो ये पता है कि मैंने एनर्जी को कन्वर्ट करना है। अब आपको मैं बताऊं, एक पौधा है, उसका नाम ही
कुबेर प्लांट रख दिया गया है अच्छा। कि जहां वो जिस घर में होता है वहां पाया गया कि वहां पे लोग पैसा बढ़ता चला जाता है, अमीर बनते चले जाते हैं। आप किसी भी तरह के प्लांट अपने घर के चारों तरफ लगाइए, अपने घर के अंदर लगाइए, तो डेफिनेटली वो आपकी वाइब्स को चेंज करेंगे, आपकी एनर्जी को चेंज करेंगे और रास्ते बनेंगे आपके पास धन आने का। तो कौन से पौधे लगा लें सर? सर मनी प्लांट लगाइए, रबर प्लांट मत लगाइए, मनी प्लांट लगाइए। और जैसे मैंने बताया कुबेर प्लांट है, ये लगाइए। और बड़े सारे पौधे ऐसे हैं जिनको आप अगर लगाएं तो वो आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं। उनके अंदर कुछ चुंबक नहीं है मनी खींचने का, कि वो कॉइन खींचेंगे या कुछ नोट खींचेंगे, नहीं। वो आपकी एनर्जी को चेंज करेंगे जिससे कि आपकी तरफ धन खिंचता चला आएगा। आप काम करेंगे, धन खिंचता क्यों नहीं? धन इसलिए नहीं खिंचता, आपने काम किया किसी का, सामने वाले ने आपको पेमेंट नहीं की, रुकावट। ये रुकावट कैसे दूर होगी? ये तब दूर होगी, आपने किसी का काम किया, फटाक से निकाले, लो जी पैसे लो। धन आने का ये रास्ता बना। आपकी पेमेंट बन रही है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, आपके ऊपर बैंक का कर्जा चढ़ रहा है, तो सेम आप एनर्जी चेंज कीजिए अपनी। आप अपनी एनर्जी चेंज कीजिए, आपके पास धन आएगा, डेफिनेटली आएगा। सर इन्हीं पैसों से रिश्ते बनते हैं आजकल जी, और कई बार इन्हीं पैसों की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। सर रिश्ते और पैसों का कनेक्शन कैसे वास्तु दुरुस्त कर सकता है? मैं अक्सर बोलता आया हूं कि वास्तु में हर चीज का उपाय है। ये कहना कि पैसों की वजह से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, यस, बहुत दूर तक ठीक है। वो जो कारण उसके पीछे होता है, क्या होता है? दो भाई हैं, या तो वो अपना अपना हिस्सा मांगने के लिए रिजिड हो जाएंगे, नहीं मेरे को ये चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं ये तेरा नहीं है मेरा नहीं, या उनमें से एक कहेगा मुझे ये चाहिए, ले जा, एक कहेगा मुझे ये चाहिए, ले जा। ये अवस्था जो है दो तरीके से होती है, या तो आपकी कुंडली में दोष है या आपके वास्तु में दोष है। वास्तु सुधार के आप कुंडली के दोष को भी बदल सकते हैं और ऐसी अवस्थाएं आ जाएंगी कि आपके घर में इस तरीके के झगड़े नहीं बनेंगे। और ये जो आप एक वाक्य बोल रहे हैं कि पैसे की वजह से सब कुछ हो जाता है, ये नहीं होगा। मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जिसमें भाई एक दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ले जा। कहाँ मिलते हैं सर ऐसे भाई? अरे सर नहीं, ये बड़ी मार्मिक स्थिति है। हमारा दिल भी जो है उसमें बाग बाग हो जाता है कि यार इस समय में ऐसे टाइम पे भी लोग ऐसे हैं जो भाई के लिए जान देते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कहते हैं कोई बात नहीं भाई है, ले गया। तो सर ये बड़ी मार्मिक स्थिति है। आपने ठीक कहा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जसब का लगभग वास्तु खराब। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपना वास्तु जरूर सुधारना चाहिए। ठीक है सर, कई बार लेकिन कोई पैसा ले लेता है, वो देने का नाम नहीं लेता सर। मैंने अभी बताया ना सर, आप अपना वास्तु ठीक करो ना सर, घर पे आके देके जाएगा, गारंटी है मेरी। कैसे सर? सिंपल। क्या होता है घर में, कौन सा दोष होता है जिसकी वजह से आपको कोई अगर कर्जा मार लेता आपका है? नॉर्थ बंद है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ना इनकम का ना दिया कुछ हुआ? नहीं, कोई अच्छा। नहीं सर, बर्बादी है। ओके। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इतना फन्ने खा, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर, कुछ नहीं सर, सब बेकार है। एक मकान नॉर्थ बंद जिसका हो वो मकान ले ले और उसके बाद मुझे ग्रोथ दिखा दे अपनी हुई हुई। जिस घर का नॉर्थ बंद है औलाद नहीं होगी, अगर हुई तो मेल चाइल्ड नहीं आएगा। तो इसलिए सर एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि नॉर्थ आपका ओपन होना चाहिए। जो बातें करते हैं ना जी, हम मंदिर बना देंगे नॉर्थ ईस्ट में और ये कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट जो है पूजा का स्थान है, कुछ नहीं सर, कोई पूजा पाठ मत करो, मंदिर छोड़ दो, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ओपन कर दो। आपके घर में धन रोकने से नहीं रुकेगा, कोई विघ्न नहीं आएंगे। तो सर ये सिर्फ वास्तु वास्तु और वास्तु। तो सर आप कह रहे हैं वास्तु ठीक हो तो मंदिर और भगवान की जरूरत नहीं है? सर आपको पड़ेगी नहीं किसी चीज की जरूरत। क्या होता है? नहीं सर, इसी बात का पहले जवाब दीजिए जी, क्या होता है, हम एक घर में जाते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है उन्होंने, और मैं उनसे पूछता हूँ फलाने फलाने, मतलब आप और आप बहुत पूजा करते हैं? कहते हैं हाँ जी। ठीक है, हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप मंदिर हटाइए, कुछ कीजिए, पूजा कम कीजिए, नहीं, हम सिर्फ कुछ चीज़ों में बदलाव कराते हैं। जैसे हम बदलाव कराते हैं तो हम 1 महीने के बाद एक फॉलोअप लेते हैं, तो हमें 1 महीने के बाद ये उनका फॉलोअप मिलता है
कि जी पता नहीं क्या हुआ, हमने पूजा ही कम कर दी, अब सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, टाइम नहीं मिलता, पूजा कम हो गई है, हम क्या करें। मैंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ जो हो रहा है नेचुरल हो रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं ये बताओ। कहते हैं नहीं जी बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बस पूजा ही कम हो गई। तो सर ये जादू है, जादू। हमें कहने की जरूरत नहीं, हमें शराब छुड़वानी है, आपको कहेंगे नहीं कि आप ये करो, शराब छोड़ दो, गलत चीज़ है, खराब चीज़, नहीं सर, आपको सिर्फ बताया जाएगा, आपको भी नहीं बताया जाएगा, आपकी मिसेज, बच्चे, माँ, किसी को बताया जाएगा कि ये उपाय करो, इनकी शराब की बोतल उठा के यहाँ रख दो, आपकी शराब छूट जाए। सर जादू है ये, वास्तु नहीं जादू है। तो आज आप मान लीजिए कि जो हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ उसके पीछे भी वास्तु रीजन था। कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, कि सब कुछ जानते थे। अब ये वास्तु कला क्यों नहीं जानी किसी ने। आज जिस घर के अंदर क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के पीछे छुरी लेके पड़े हुए हैं, सर मुझे मिलवाओ ना, अगर सारे झगड़े ना निपटा दो तो मेरा नाम नहीं सर, नहीं होंगे झगड़े, शांति हो जाएगी, ऐसी शांति हो जाएगी बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के रहेंगे। मेरे पास बड़े केस आते हैं सर, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, यस निपट जाएंगे। इसका सिस्टम है सर। आज भी हम किसी के यहाँ गए, जब उसके यहाँ गए तो सास और बहू इकट्ठे बैठे, सास भी बैठी थी, उनके बेटे भी बैठे थे, उनके हस्बैंड भी बैठे थे। तो हमने उनसे पूछा क्या, हमने कहा, मैंने कहा जी आप लोगों के दिलों में ना, सबके दिलों में द्वेष भरा हुआ है एक दूसरे के लिए, पर आप उगल नहीं रहे, सब अंदर दबाए बैठे। सुनते रहे, किसी ने कोई मुझे रिएक्ट नहीं किया, यस और नो किसी ने नहीं बोला। जब मैंने थोड़ा सा उन्हें और एक दो बात कही तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा उनकी जो मदर थी उनके आंसू निकलने शुरू हो गए। अब बात तो दिल में कहीं ना कहीं लगी कि यस ऐसा है। और टाइम बीतने के बाद कुछ बातें हुई और बताया गया उनको। उसके बाद वो बोली जी हमारे घर में तो आप पूछिए मत, हम कुछ क्या ही नहीं पाते। मैंने जब उनको बोला कि आप बाप नहीं हैं, आप पेरेंट्स नहीं हैं, आपका बेटा आपका बाप है, उन्होंने कहा यस। हमें उसकी बात माननी पड़ती है, हमारी बात वो नहीं मानता। उन्हें सारा सिस्टम समझाया गया, सारी थ्योरी समझाई गई कि तुम ये परिवर्तन अगर करोगे तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने खैर कमिट किया कि यस हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर आदमी को अगर कोई इलाज मिलता है तो डेफिनेटली करता है अपने सुख के लिए। तो इस तरीके से सर ये हमें तो बड़ा जादू सा लगता है, ये क्या है। पर सर आप जितनी बातें कह रहे हैं ठीक है, मैं बातें सुन भी रहा हूँ, मेरे व्यूवर्स भी सुन रहे हैं। सर इंटरनेट पे इतने लोग समझाने वाले हैं ना, हम आप पे क्यों यकीन कर लें? हम डॉक्टर महेश गुप्ता की बातों पे क्यों यकीन करें? होगा आपके लिए जादू, हम इस जादू पे यकीन क्यों करें? सर एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ यूज करो ना। मुझसे क्लेम करने की जरूरत नहीं है सर। अब अपने आसपास देखो, आपके घरों में अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि दिशाएं सब लोग जो काउंट करते हैं 8 दिशाएं काउंट करते हैं जी, जबकि हमारे शास्त्रों में शुरू से पूजा पद्धति के अंदर 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। अब 10 दिशाएं क्या होती हैं? 8 दिशाएं हमारी समानांतर, 1 दिशा ऊपर और 1 दिशा नीचे, आकाश पाताल। अगर जिस घर के अंदर पेरेंट्स नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और बच्चे ऊपर रहते हैं तो सर बस इतनी कसर है कि एक दूसरे का कत्ल करने की देर है। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि भरे पड़े हैं अंदर से। बाप को बाप नहीं समझा जा रहा, माँ को माँ नहीं समझा जा रहा और बेटे को बेटा नहीं समझा जा रहा। सर आप ये समझ लीजिए ऐसे घरों के अंदर 95% घरों में कोहराम मचा हुआ है। हमारे पास रोज केस आते हैं, जब हमसे पूछते हैं कि ऐसी व्यवस्था है, कहते हैं यस। तो सर आप देखिए ना, मेरी बात मत मानिए आप। सर मुझको टाइम फ्रेम दीजिए ना, मैं आपके पास या मेरा कोई व्यूअर आपके पास आता है जी, तो आप कितने समय में उसकी समस्या का समाधान कर देंगे? सर समस्या पे डिपेंड करता है, एक बात। दूसरी बात, आप जो मैं बताऊंगा आप उस पर कितनी जल्दी और क्या काम करते हैं, क्या आप कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे बताए गए तरीके को आप नहीं अपनाते तो सर कभी भी नहीं होगा। मेरे बताए गए तरीके में से अगर आप 10% अपनाते हैं 10% ठीक हो जाएंगे। आप 100% अपनाते हैं तो गारंटी है सर, गारंटी, आप 100% ठीक हो जाएंगे। कितने दिन में सर? आप मान लीजिए 1 हफ्ते से 1 महीने में। अच्छा,
आपके ऊपर प्रभाव आ जाएगा 1 महीने के अंदर 20 से 30%, और आप 6 महीने और 1 साल के अंदर 100% बदल चुके होंगे। तो ठीक है सर, अगर रिजल्ट हमें चाहिए तो फिर हमें आपके पास आना होगा, लेकिन सर हमें कुछ पैसा ऐसे चाहिए जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिसे कहते हैं गड़ा हुआ धन अचानक से मिल जाए, ये पॉसिबल है सर? सर पॉसिबल है। उसके लिए आपकी हॉरोस्कोप में ये योग होना चाहिए कि आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। हमने बहुत जगह ट्राई किया, जब उसकी हमने हॉरोस्कोप देखी तो हमने उसको मना कर दिया कि भाई तेरे नसीब में नहीं है। हमारे अपने यहाँ ही ऐसा था। हमारे दादाजी बताया करते थे कि हमने अपनी हवेली के अंदर धन के सिक्कों के घड़े वो गाड़े हुए हैं। अच्छा। अब हमारे ताऊ जी ने, हमारे फादर ने हवेली को खोदते रहे, कई सालों तक खोदा, किसी को एक दमड़ी नहीं मिली। तो इसी तरीके से सर एक जगह, एक द्वारका के पास ही जगह है, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया कि जी हमें किसी ने बताया कि जी यहाँ धन गड़ा हुआ है। तो हम उसमें क्या देखते हैं, जहाँ धन होता है वहाँ कुछ खुशबूदार घास सूख जाती है, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की एक स्मेल देखने को मिलेगी, जबकि आसपास गंध फैला हुआ है, उसमें भी आपको खुशबू मिलेगी। हमने कहा चलो देखते हैं। हम वहाँ गए, जब देखा हमने वहाँ पे, और देख के एक जगह हमें ऐसी मिली कि वहाँ लंबी लंबी कुशा उगी हुई थी, उसमें से एक अजीब तरीके की खुशबू आ रही थी। तो हमने उसको बोला, हमने कहा भाई यहाँ पे तुम खुदाई करो। उसने जब वहाँ खुदाई की तो उसको धन क्या मिला, एक अभ्रक की कहे या एल्युमिनियम की सिल्ली मिली, जो उसके लिए हम धन कह सकते हैं या कुछ भी था। वो उसने कितने की बेची, क्या हुआ, वो बात की रही, उससे प्लॉट में वो मिली। अब दूसरी तरफ आप लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जैसे गोल्ड माइंस हैं, या कहीं भी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी गोल्ड माइंस हैं। आप वहाँ देखेंगे कि जितने पेड़ हैं उनकी लंबाई मैक्सिमम होगी। कोई 400 मीटर का है, 400 फीट का है, कोई 200 फीट का है, कोई 300 फीट का है। डिफरेंट टाइप के खुशबूदार फूल मिलेंगे, पक्षी वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या किया गया कि जहाँ मकान बनता है वहाँ सोना चांदी को दबाया जाता है, कि जो एनर्जी उस जगह को फलीभूत कर रही है वही एनर्जी हमारे घर में हमें फलीभूत करे। तो इसलिए जो खजाने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके भाग्य में होना चाहिए। अगर भाग्य में नहीं है तो आपका अपना खजाना भी रखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे सिद्धांत काम करता है। ठीक है। लेकिन सर भाग्य की बात आपने की, तो कई बड़े बड़े बिल्डर्स, कई बड़े बड़ी कंस्ट्रक्शंस कंपनी खूब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, और उनसे बाकी लोगों की भी उम्मीद जुड़ती है। लेकिन सर वो प्रोजेक्ट्स टाइम पे होते ही नहीं, कई में केसेस चलते हैं, कई में लैंड इशू कोई आ जाता है, कोई एग्रीकल्चर लैंड निकल जाती है। सर बवाल कैसे हो जाता है इतना बड़ा? सर इसके पीछे 2 कारण है। मेरे को एक प्रोजेक्ट था उनका, राजस्थान में कहीं एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने शायद 2012 में शुरू किया था। अच्छा। और आज तक वो 1 इंच भी खिसक नहीं पाया था, जबकि उन्होंने उसमें काफ़ी पार्ट सेल कर दिया था, काफ़ी फ्लैट सेल कर दिए थे, जबकि खुदाई भी शुरू नहीं हो पाई, कोई ना कोई वहाँ समस्या आ जाती थी। ऐसे में क्या होता है, जो बिल्डर होता है, ओनर होता है उसके घर में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। उसका प्रोजेक्ट इसलिए कामयाब नहीं हो रहा। आप एक काम कीजिए, दिल्ली से मानेसर तक आप जाइए, आप दोनों साइडों पे कई सालों से बंद बिल्डिंगें देखेंगे। पुरानी हो गई हैं, आधे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बंद पड़े हैं, चल नहीं रहे। मैंने जब वहाँ गया, मैंने वहाँ उससे चौकीदार से पूछा कि मालिक कहाँ है, क्या है। मुझे मैक्सिमम बिल्डिंगों के मालिक जो हैं वो दिल्ली के मिले। अब ये क्या सिद्धांत है? उन्होंने क्या किया, दिल्ली में रहकर और गुड़गांव मानेसर में अपनी इन्वेस्टमेंट की। जब वहाँ इन्वेस्टमेंट की तो आप कभी भी जब अपने से साउथ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके डूबने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। हम जब कोई भी बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम होता है। हम कई बार आवेश में बोल जाते हैं कि ऐसा होगा तो उसमें मैक्सिमम होगा, हम बोलते हैं ऐसा नहीं होगा तो मिनिमम नहीं होगा। अब मेरे पास एक 2006 की बात है, एक सज्जन मेरे पास आते हैं, कहते जी मेरा एक उससे आगे जगह थी, रिको में मेरा एक प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट, तो उसके नक्शे बनाने हैं। मैंने कहा जी आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया पंजाबी बाग। मैंने कहा जी उसके आपके प्लॉट पे कब्जा हुआ या नहीं? कहते जी हो गया। मैंने कहा कोर्ट केस चला या नहीं? कहते जी चल पड़ा।
तो मैंने कहा जी आप जब इतने लिटिगेशन में फंसे हुए हो तो नक्शे क्यों बनवा रहे हो? कहते मैं नक्शे बनवा के एक बार काम को छेड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आप कभी नहीं जीत पाओगे, आप उसको या तो बेच दो, उन्हीं को बेच दो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, या कंप्रोमाइज कर लो। ओके। तो जब जब आप अपने से, अपने सोने की जगह से दक्षिण दिशा के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लैंड लेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो विपदाओं का सामना तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हर बात यही बोलते हैं कि साउथ में आपने नहीं जाना। आप छोटी सी एक चीज़ ले लीजिए कि आप जहाँ रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप चले जाइए ना, केरला चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, कहीं भी साउथ में जरा घूमने सैर सपाटे के लिए चले जाइए, आपको बड़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बशर्ते कि स्थितियाँ सामान्य हों। जैसे कि आपका ख़राब पीरियड ना चल, बहुत बढ़िया मंथ चल रहा हो, बहुत बढ़िया दिन चल रहे हो, तो स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। अदरवाइज ये होता ही है। जिनके बच्चे, एक बड़ी सुनने वाली बात है और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, जिनके बच्चे इंडिया में रहते हुए खुद इंडिया में रह रहे हैं और वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, 95% बच्चे तंग हाल जी रहे हैं। जिनके भी माँ बाप इंडिया में हैं और वो खुद वहाँ रह रहे हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बड़ी आपदाओं से गुजरना पड़ेगा उन्हें। तो ये साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पेरेंट्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चे हैं तो तकलीफ दह स्थिति है, तो इससे बचना चाहिए। अदरवाइज इसके अंदर हम 10 से 20% का फ़र्क डाल देते हैं कुछ पिक्चर साइंस से, तो वो हो जाता है। साउथ इंडिया वाले सारे गुस्सा हो जाएंगे सर आपसे आज? सर गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, आपको तो ट्रोल होने की आदत हो गई है। नहीं सर, ये हकीकत है। हाँ। देखिए 45 साल किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करना, रिसर्च करना, मैंने रिसर्च किया सर, कम नहीं होता। मैंने रिसर्च किया है, मैंने बड़ी आपदाएं झेली हैं, बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं इस विद्या को ग्रहण करने के लिए। मैं ख़राब घर लेके उनमें रहा और बड़ी तकलीफ़ें, एक्सीडेंट्स, मनी लॉस और इस तरीके की बड़ी आपदाएं झेली हैं, तब मुझे ये सब मिला है। तो इसमें कहीं किसी तरीके से आप कोई ऐसी चीज़ ना समझें कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। आप यूज़ करें ना सर, आपको खुद पता लग जाएगा। तो इसलिए सर आज मैं सारे रहस्य, सारे भेद इसलिए खोल रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में हूँ। क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 22 जुलाई 1973 को, जिसने मेरी पूरी बॉडी को ख़राब कर दिया था। और जब हम डैमेज हो जाते हैं ना कहीं, तो भरपाई नहीं हो पाती। तो आज भी मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस है, कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे आगे चलने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। ठीक है सर, अभी आपने बताया बिल्डर्स की बात, लेकिन उन्हीं बिल्डर्स की बनाई सोसाइटीज में भी लोग बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कहीं जीवन भर की पूंजी लगभग लगा देते हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन खुश रहने में भी कई क्लॉजेज हैं उसमें, मुझे लगता है जैसे एक मंजिल पे कोई खुश रहता है, उसके ऊपर भी कोई खुश नहीं रहता है, सेम लेआउट में। नहीं हाँ। आप बहुत भाग्यवान हैं, मैं बहुत भाग्यवान नहीं हूँ। अच्छा। सेम फ्लैट में आप नीचे रह रहे हैं, मैं ऊपर रह रहा हूँ, आप बहुत खुश हैं, मैं नहीं हूँ। ये वेरिएशन आ जाती है जब हम ऊपर नीचे फ्लैट में। अदरवाइज सेम फ्लैट आपके ऊपर भी वही इंपैक्ट डाल रहा है और मेरे ऊपर भी वही इंपैक्ट डाल रहा है जी। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आज की डेट में जितने बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, 90% बिल्डर प्रोजेक्ट जो हैं वो फ्लॉप हैं। आप उसके अंदर अपनी ज़िंदगी झोंक दीजिए, आप निकल नहीं पाएंगे उस चक्रव्यूह से, और आप ऐसे फ्लैट में फंसेंगे, आप पूछिए मत। मैं ऐसी सोसाइटियों में जाता हूँ जहाँ कई लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं। फ्लैट लिया उन्होंने और 6 महीने साल के अंदर ही सुसाइड कर लेते हैं। मकान बेचने की हालत आ जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, लोग पागल तक हो जाते हैं। तो सर मैं समझता हूँ कि मैं सस्ता हूँ, इस वजह से मेरे पास काम बहुत है और मैं दिन में 3-4 सर्वे कर लेता हूँ और ऑनलाइन सर्वे भी 3-4 कर लेता हूँ। मेरे को भूख है सर नॉलेज की, और जब भूख है नॉलेज की तो मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं आप पूछिए मत। मैंने इस चक्कर में, सीखने के चक्कर में 2006 में मैं और कैसे सीखूं, जिज्ञासा बनी हुई थी। मैंने रियल एस्टेट का काम किया। अच्छा। जब रियल एस्टेट का काम किया, उसमें क्या होता है, आपको 5, 7, 10, 20 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको दिखानी पड़ती हैं। अब मैं डिफरेंट, मुझे तो मज़ा आ गया मेरा। मेरे को इतने फ्लैट्स देखने को मिल रहे हैं, उसके इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं,
उसके पड़ोसियों से बात होती थी, उसकी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी। तो सर मैं तो सरोबार हो गया। तो कुदरत ने तो मुझे ऐसे धकेला कि जा और सीख और सीख और सीख। मेरे हर कदम के ऊपर मुझे कुछ सीखने को मिला। होता क्या है, जब हम बोलना सीखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बोलना सीखते हैं ना, तो हम उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाती है हमारी। हम ये सोच के कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, करें या ना करें, पर वो हो रही है अंदर खाते। तो मैंने 73 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे सेल्फ स्टडी की और बड़ी सारी बुक्स, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था, मेरा नीचे का हिस्सा बेकार हो गया था, तो मैंने सेल्फ स्टडी की। उससे पहले मैं बनारस गया था, वहाँ भारद्वाज जी से मैं मिला, उन्होंने मुझे कुछ ज्योतिष सिखाई जी। और तो जब मैंने सेल्फ स्टडी जब 73 में कर ली, उसके बाद तो मेरा दिमाग वहीं घूमता था ना। मैं हर चीज़ में वास्तु देखता था, हर चीज़ में वास्तु देखता था, हर चीज़ में वास्तु देखता था। तो मैं तो निपुण होता चला गया। आज इतना बड़ा चैलेंज करना कि जी आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा, ये कोई सर कम बड़ी बात नहीं। और होता है, रोज मुझे गोल्ड मेडल मिलता है। आप रोज एक गोल्ड मेडल के लिए आप बरसों लगा देते हैं और टांग लेते हैं कि जी अपना उस पर लिख देते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। सर मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। मुझे रोज लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, गुप्ता जी हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी के यहाँ बेटा हो गया। सारे ऐसे ऐसे कॉल आते हैं। सर जिसके यहाँ औलाद ना होती हो सर मुझे बता दें आप, जिसके यहाँ मेल चाइल्ड चाहिए मुझे बताइए ना सर। एक बहुत बड़ी बात इसके पीछे आ जाती है कि हम विधि का विधान बदल रहे हैं। नहीं सर, कोई विधि का विधान नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। आप जैसे कर्म करते हैं आपको फल मिलता है। और कर्म करने में सबसे पहला कर्म क्या है? अपने रहने की व्यवस्था करना। आपने वही गलत कर ली तो सर सब कुछ खत्म। आपकी वही व्यवस्था ठीक हो गई, आपकी पीढ़ियां सुख भोगेंगी और आपको उसका फल मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि तिनके से, घास फूस के से मकान बनाने वाले को 100 गुना पुण्य कर्मों का फल मिलता है, और काठ से, लकड़ी से मकान बनाने वाले को 1000 गुना का फल मिलता है। और जो ईंट से मकान बनाता है इसको 1,00,000 गुना फल मिलता है। और जो पत्थर से मकान बनाता है उसको अनंत करोड़ों गुना फल मिलता है। क्यों मिलता है? कि उसके अंदर आने वाली पीढ़ियां वास करेंगी, सुख भोगेंगी। सेम उल्टा कर लीजिए, अगर उसका आपने वास्तु खराब कर दिया, गलत वास्तु बना दिया, तो आप उल्टा कर लीजिए, उनके दुख के भागीदार आप बनेंगे। तो जो घर का मुखिया है, अगर उसके निर्णय से उसके सारे मेंबर्स तकलीफ पा रहे हैं तो सर उससे बड़ा बदनसीब आदमी कोई नहीं है। मैंने किया सर, मैंने भी अपने परिवार को लेकर रिसर्च के ऊपर निकला, बड़े दुख झेले मेरे परिवार ने भी, मैंने भी। तो इसका भोग पता नहीं कहाँ भोगूंगा सर मैंने जो अपने परिवार के साथ किया, उनको अपने रिसर्च में एक पार्टनर बनाया, उसका पार्ट बनाया, तो मैंने उनके साथ उनको त्रास दिया सर। कारण तो मैं बनाना। सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बातों से ऐसा लगता है कि हम भगवान को पूजना छोड़ दें, व्रत रखना छोड़ दें, इतने सारे दिवस आते हैं उनको मनाना छोड़ दें, ईश्वरी भक्ति को छोड़ के सिर्फ वास्तु ठीक कर ले, ऐसा है सर? देखिए सर, 73 में मुझे समझ आ गई थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे समझ आ गई थी कि ये दुनिया कैसे चल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बड़ी सारी बुक्स लाया, मंगवाई मैंने, और मैं स्टडी करता था और मैं बहुत पूजा करता था। एक बड़ा, क्योंकि उससे पहले मेरा फर्नीचर का काम था मेरा, मैंने एक बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। उसमें मैं सब देवताओं की फोटो वोटो लगा कर पूजा किया करता। जब मुझे समझ आ गई कि दुनिया चलती कैसे है, तो मैंने वो मंदिर किसी को गिफ्ट किया और उस दिन नमस्ते कर दी सारे भगवानों को कि आज के बाद भैया मेरा मिलन तुमसे नहीं होगा। और सर वो दिन, आज का दिन, मेरे घर में एक भी चित्र आपको नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ कोई, मेरे चाहे बच्चे हों, मेरी मिसेस हों, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म को बड़ा महत्व देते हैं कि हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें। जब मेरे पिता, मेरी माता जीवित थे और वो एक टाइम ऐसा आया कि वो बेड पे आ गए, मैंने उनकी खूब सेवा की। मैंने अपना काम बंद कर दिया, मेरी फैक्ट्री थी फर्नीचर की, मैंने काम बंद कर दिया, मैंने खूब सेवा की। और जब सेवा की, उनका भी मन खुश हुआ, मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। मैंने आज तक किसी का श्राद्ध नहीं किया सर, कोई तर्पण उनके नाम का नहीं दिया। लोग कहते हैं गया जी जाओ, ये करो, अरे जब तक वो जिंदा थे मैंने कर लिया ना यार।
मेरे श्राद्ध पूरे हो गए, मैंने उनको तृप्त करके भेजा। हमारे फादर थे 10 दिन आरएमएल में रहे, 10 दिन, क्योंकि सब मुझे कहते थे जी ये आगे बढ़ के करता है इसलिए वो हमें नहीं पूछते। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाता, आप करो। अच्छा। 10 दिन वो आरएमएल में रहे। जब वो उनकी गति नहीं हुई तो लास्ट डे मैं गया उस हॉस्पिटल में और गीता लेके उनके पास बैठ गया, उनको रात को गीता का पाठ सुनाया और शायद रात का 1-1:30 बजे का टाइम होगा, उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो सर मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज मुझे ये नॉलेज मिली और मैंने एक हकीकत का सामना किया कि ये हकीकत है क्या। तो ऐसे से इंसिडेंट्सों से मेरा जीवन भरा पड़ा है। तो इसलिए सर जो ये सब चीज़ें हैं ना कि पूजा पाठ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, होता क्या है जब किसी का समय खराब होता है वो क्या करता है, पंडित जी के पास जाता है कि जी मेरा तो ऐसे ऐसे मेरे साथ चल रहा है। पंडित जी क्या कहते हैं, तुम ये मंत्र लो, ये मंत्र पढ़ो, ये शनि का शुक्र का जिसका भी ये मंत्र पढ़ो और तुम ठीक हो जाओगे। अब उस मंत्र से वो ठीक होता है या नहीं होता वो तो बाद की बात है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। जो उसका रोज मैं बीमार का जो कॉन्सेप्ट था उसके दिमाग से वो निकल के वो राम 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 श्याम श्याम में लग जाएगा। तो उसने वो वक्त अपना वो ध्यान उधर लगा के और वो अपना वक्त काट लेगा। उसको इतना तो समझ आ गया कि मेरा वक्त खराब है, तो वो थोड़ा सा आराम से चलेगा। तो सर इसलिए जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो बड़े लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। तो हम इसके बारे में कुछ ऐसा कठोर शब्द यूज़ नहीं कर सकते कि कोई हर्ट हो। दूसरी बात, आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक मीडिया चाहिए होता है, आप एक दीवार पे स्पॉट बना के उसको आप देखें या कुछ भी, आपको एक मीडिया चाहिए। अब सनातन धर्म में क्या किया, ये मीडिया बना दिया ना, चित्र का मूर्ति का मीडिया बना दिया। अदरवाइज एक हमारे पास ऐसा विज्ञान है जिसको हर धर्म का हर आदमी मानता है, वो पक्षी है, पशु है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट किसने इजाद किया, सनातन धर्म ने। ये कॉन्सेप्ट है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो हमारी जो पूजा पद्धति है धर्म का पार्ट है। धर्म तो हमारे कर्तव्य हैं। जब धर्म हमारे कर्तव्य हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को पालते हैं। हमारा धर्म है कि हम अपने बच्चों को पालें, हमने माता पिता की सेवा करें, हम ये करें वो करें। ये हर आदमी करता है ना, वो मुस्लिम है करेगा, अपने बच्चों को पालेगा, वो सिख है करेगा, वो किसी भी जाति का यही करता है वो। तो ये सनातन धर्म है, शाश्वत है, कभी खत्म ना होने वाला। पशु पक्षी सब अपने बच्चों को पालते हैं। सही बात है। अर्थ हम कमाते हैं, उस धर्म को का पालन करने के लिए हमें कमाई करनी पड़ती है। जब कमाई करनी पड़ती है सब करते हैं, किसी जाति का हो। प्रकृति भेदभाव नहीं जानती। वो किसी भी जाति का है उसको ये कर्म करना पड़ेगा। अर्थ तो कमाई तो करनी पड़ेगी, तभी वो अपने धर्म निभा पाएगा। अब ये सब करते हैं, ये पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, सब करते हैं। पशु भी अपने बच्चों के लिए कहीं से शिकार करके लाएगा, उनको खिलाएगा। पक्षी भी कहीं कहीं उड़ के दाना लाएंगे, अपने बच्चों की चोंच में डालेंगे। काम आपके अंदर, दुर्गा सप्तशती के अंदर एक वाक्य है कि मैं ही मोह हूं, मैं ही ममता हूं। यानी कि ये जो मोह माया है हमारे, ये हमारी काम है। हमारे अंदर जो इच्छाएं जागृत होती हैं ये काम है। और अगर ये इच्छाएं खत्म हो गई, ये संसार आगे नहीं चल सकता। हर जाति, हर जीव के अंदर ये इच्छाएं, काम की इच्छाएं होती हैं, जैसे काम या हम इच्छा कहें। अब मोक्ष दो तरीके का होता है। हमारा ये जो शरीर है इसके दो पार्ट हैं, एक भौतिक एक अभौतिक। एक हमें जो दिखाई दे रहा है ये भौतिक, इसके अंदर जो आत्मा है अभौतिक। तो गीता के अंदर एक श्लोक है कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरणाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति सन्याति नवानि देहि। कि जिस प्रकार हम अपना शरीर त्याग, अपने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह जीव आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेते हैं। जी। तो जब हम बात करते हैं मोक्ष की,
तो मोक्ष में हमारे पास दो मोक्ष होते हैं, एक शरीर का मोक्ष होता है, एक आत्मा का मोक्ष होता है। जब तक हमारी आत्मा व्यसन में पड़ी रहेगी, लेन देन के चक्करों में पड़ी रहेगी, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता और हमारा शरीर छोड़कर हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसलिए ये चारों नियम तो हर जीव को जो इस पृथ्वी पे आया उसे निभाने पड़ेंगे ही, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। वो पशु में है, पक्षी है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। ठीक है। तो सर बहुत सारी बातें तो आज आध्यात्म की भी हो गई हैं, लेकिन सर आप पॉडकास्ट में जब आते हैं तो लोग 2-3 सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। जी सर, करोड़पति कैसे बना देंगे? सर देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कुछ सिद्धांतों को मैंने जब यूज किया तो मैंने उसके परिवर्तन देखे, उसके प्रभाव देखे। मेरे पास कुछ नहीं है सर, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वो सिद्धांत उस व्यक्ति पे लागू करूंगा और वो करोड़पति बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता सर। और एक नहीं, शायद सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूं सर। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी यात्रा जो जीवन की रही वो ऐसी अप डाउन्स की रही, और मैं भी आज उस मुकाम पे हूं। मैं जो चाहता हूं मिलता है। ठीक है। हम रिमोट पे आ जाते हैं, तो रिमोट पे जब आएंगे तो धन भी आएगा, सुख भी आएंगे, सब कुछ आएगा। तो इसलिए सर करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमें बता दो, हम बड़े दुखी हैं जी, हम बड़े दुखी। अरे भैया, तुम दुखी हो, तुम्हें इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा गाइड हूं, मैं तो तुम्हें ये बताऊंगा कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ज्ञान है सर। हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक आदमी के पास होता है धन योग, एक आदमी के पास होता है ज्ञान योग। दो आदमी होते हैं, दो तरह के आदमी होते हैं। मेरे पास धन योग नहीं है, मेरे पास ज्ञान योग है। जब से पैदा हुआ मैंने होश संभाली, सिवाय ज्ञान 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 और ज्ञान के मैंने कुछ नहीं देखा आगे पीछे। मुझे जहां से नॉलेज मिली मैंने इकट्ठी की, जहां से नॉलेज मिली मैंने इकट्ठी की। तो इसलिए सर, अगर धनवान बनना है और आपके पास धन योग है और आप धनवान नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि मैं आपके लिए पारसमणि हूं। आपने टच किया नहीं और आप धनवान बने नहीं। ठीक है सर, वाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले सर, मौत की तारीख बदलने का दावा सर बड़ा क्लेम है सर लोगों के, कि मैं बता नहीं सकता कितने सवाल लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं जब पहले इस पे मेरी आपकी बात हुई। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसे हो सकता है सर। मैंने देखिए, किसी बात को ना ऐसे बोलना बड़ी इजी सी बात है कि बोल दिया जी मैं तारीख बदल दूंगा। सर मैंने बड़े सारे केस हैंडल किए। एक मिस्टर सुभाष थे करोल बाग में, उनकी गोल्ड की शॉप थी। मुझे वहां बुलाया गया। जब बुलाया तो उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि जी आप हफ्ते 10 दिन के मेहमान रह गए। मुझे उन्होंने बताया, मैंने कहा जी आप क्या चाहते हो? कहते जी 2 महीने। मुझे 2 महीने कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों, ऐसा 2 महीने में क्या कर लोगे आप? कहते जी मेरी कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको मैं बच्चों के नाम करवा के जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनको मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और जब ट्रीटमेंट दिया उन्हें, तो मैं उनको सुबह फ़ोन कर देता था कि आज आपने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है, और वो एडमिट हो जाते थे। मैं उनको बता देता था कल का दिन क्रूशल है, आप डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज़ आपको हो सकता है मेडिकल एड ना मिले और आप सिंक कर जाए। सेम होता था। नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आता था उनकी मिसेस का कि जी आज तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उनको ऐसे ऑक्सीजन और ये वो सब। अगले दिन वो ठीक हो जाते थे। हमारे चंद्रमा की गति 2.5 दिन की होती है सर, और 2.5 दिन के अंदर 2 दिन जो होते हैं वो या तो बहुत अच्छे या क्रूशल या सामान्य, ये स्थिति होती है। हम क्या करते हैं, जो क्रूशल दिन होते हैं उनको किसी तरह पार करना है हमने। अब उनको पार करने के लिए या तो हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए, या हमारे पास हमारा वास्तु बढ़िया होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हम धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे से कई केस आए, और वो 3 महीने के बाद उनकी डेथ हुई और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह मैनेज कर ली। तो ऐसे बहुत केस आए। एक लुधियाना का केस था, तो वो भी, उनके भी लीवर उनका डैमेज हो चुका था। डॉक्टर ने उनको भी महीने भर की बोल दिया था। वो भी 3 साल बाद उनकी डेथ हुई। तो बहुत केस सर, बहुत केस। एक आपको बड़ा आश्चर्यजनक केस सुनाता हूँ, होते कई हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, मेरे पास फ़ोन आता है कि जी मदर की डेथ हो गई।
मैंने अपना प्रश्न काल लगाया, मैंने कहा नहीं डेथ नहीं हुई। कहता नहीं जी, डॉक्टर ने उनके मुंह पे कपड़ा डाल दिया और ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं बेटा, डेथ नहीं हुई। अब वो मेरी बात पे विश्वास ना करें कि नहीं जी डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा आपके पास 100 रुपये हैं? मैंने कहा 100 रुपये का नोट निकालो जेब से, दूसरी जेब में डाल दो, ये मेरे हैं, मेरी दक्षिणा है, और अब डॉक्टर को जाके बोलो जी एक बार चेक कर लो। उन्होंने वो 100 रुपये अपनी दूसरी जेब में डाले और डॉक्टर के पास गए और बोला जी एक बार चेक कर लो। तो जब उन्होंने चेक किया, उनकी मदर जिंदा थी। तो सर ऐसा विज्ञान भरा पड़ा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे ऋषियों का ऐसा ऐसा ज्ञान है जिसका के मुकाबला ही नहीं है। तो सर ये ज्ञान आपसे हम भी अगर सीखना चाहें, मेरे व्यूवर्स सीखना चाहें, तो क्या कोई संभावना है? सर मैंने आपको जैसा बताया कि मैं ये समझता हूँ कि मैं अब अंतिम पड़ाव पे हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी कई जगह से डैमेजेस हो चुके हैं, शायद क्योर नहीं हो सकते। तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी के ऊपर, चल फिर पा रहा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी सारी टूटी पड़ी है। तो सर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अपना इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ, और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ये सिखाना चाहूँगा। और यस, आप भी मेरे मुकाम को छू सकते हैं। मैं जो सिखाऊंगा, मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा जो दुनिया में प्रचलित है, मैं कुछ स्पेशल बताऊंगा। एक सिद्धांत मैं अगर आपको आज बताऊंगा तो आप जाके घर कल अप्लाई कीजिए और रिजल्ट ले लीजिए। होता क्या है, जब हम छोटे होते थे, हमें आज मास्टर जी ने, टीचर ने पढ़ाया कि जी ये 1 और 1 2 होते हैं। वाह भाई वाह, ये तो हमें बड़ा, हम आश्चर्यचकित होते थे, बड़ा पता लग गया हमें, तो 1 और 1 2 होते हैं। अब हम क्या पकड़ते थे उस आदमी को, यार मैं किसको बताऊं कि 1 और 1 2 होते हैं, मुझे पता लग गया। हम बताने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। सही बात है। आज जितने लोग हैं ना, ये 1 और 1 2 कर रहे हैं, जो ग्रिड बना के ले आते हैं, उसमें बार चार्ट बना दी, उनको खुद को नहीं पता ये क्या है। उन्होंने ग्रिड बना दी, एक हाउस का नक्शा उठाया, उस पर ग्रिड बनाई, लगाया, उसमें नॉर्थ पॉइंट लगाया, बना दी। ये हम जो जिसको सिखाना होता है ना, 1 हफ्ते के अंदर सिखा देते हैं। अदरवाइज आप मुझे ले जाइए किसी घर में, मुझे मत बताइए, मेरी आंखों पे बांध दीजिए पट्टी, मैं कंपास भी नहीं देखूंगा, मैं आपको आपके घर की सारी डायरेक्शन मार्क कर दूंगा। तो जब हम इतना प्रवीण कर देंगे अपने छात्र को, तो उसको ग्रिड की तो जरूरत ही नहीं। आपको किसी ग्रिड प्रिड की जरूरत नहीं है। आप घर में घुसते ही बोलना शुरू कर देंगे कि जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं अपने छात्र को इस मुकाम तक लाना चाहता हूं, और कुछ लोगों को स्पेशली मैं वो दे के जाना चाहता हूं जो मैं हूं। ठीक है, ठीक है जी। सर 2 छोटे सवाल और, मैं छोटे जवाब चाहता हूँ। असल में जब मैं आपसे बात करता हूँ तो थोड़ा लालची हो जाता हूँ, तो मन में जितने सवाल आते थे पूछ लेता। सर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर हम देख रहे हैं इन दिनों, सर क्या वहां पे कौन सी दिक्कत आ गई थी ऐसी? देखिए सर, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने उसका घर ना मैं देख नहीं पाया, अदरवाइज मैं चाहता था कि देखूं, उसमें एग्जैक्ट मैं बता सकूं कि क्या वजह थी। कहीं ना कहीं इसके फेलियर का कारण इसका वो शीश महल रहा है। और आपको एक बात बताता हूं, उस शीश महल में जो जाएगा वो पिटेगा। अगर एक आदमी पिटा है तो सब पिटेंगे। आप किसी घर को अगर लेने जा रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री देखिए पहले। अगर हिस्ट्री सुखद है तो यस, सबके लिए सुखद है, अगर दुखद है तो सबके लिए दुखद है। तो उसका ये शीश महल उसको ले डूबा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जी उसका 2022 में या 24 में 2023 में उसका समय खराब हो गया था। नहीं सर, गोल्डन पीरियड में चल रहा था वो। उसका समय किसने खराब किया? उसके गोल्डन पीरियड को किसने खराब किया? उसके घर ने, उसके शीश महल ने। आज आतिशी की बात होती है कि जी, अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि जी आतिशी बड़ा डांस कर रही थी आप पार्टी के हारने पे, तो वीडियो उसकी वायरल हो रही है। या बोले अपने जीतने पे, कुछ भी, दोनों में कुछ भी बात। पर जब जहाज डूब रहा हो और मैं बच जाऊं तो मुझे डांस नहीं करना चाहिए। आज तक जिस जहाज ने मुझे सपोर्ट की, जो मुझे वहां से वहां तक लेके आया, वो डूब जाए और मैं बच गया तो मुझे सर डांस नहीं करना चाहिए। भविष्य क्या देख रहे हैं उनका आप? सर उनकी राशि है सिंह। आतिशी की राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि का भी समय 25-26 डाउन है। ये दोबारा से जो पिक्चर में आ रही है, ये पिक्चर में आ रही है 27 के बाद। किसके साथ? देखिए 27 के बाद
अब सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि ये खुद पिटेंगी, इन्हें कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट कहीं से मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसा कुछ होगा। अब आपने एक बार राहुल गांधी के बारे में मेरे से पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी का बीजेपी और मोदी के साथ कॉम्बिनेशन जो है बड़ा बढ़िया बनता है। सेम इनकी राशि सिंह राशि है, ये स्वभाव से कड़क हैं और मुंहफट हैं, जो मर्जी बोल देती हैं। तो इनके और बीजेपी के बड़े बढ़िया संबंध हैं। क्या होता है, हमारी कंपैटिबिलिटी होती है, हम कुंडलियां मिला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी डिवोर्स हो जाता है। वहां क्या होता है, जो हमारी कंपैटिबिलिटी होती है वो मैच नहीं कर रही होती, क्योंकि कुंडलियां सही नहीं होती, वो उनका मिलान जो है एग्जैक्ट नहीं होता, ज्योतिषी को दिखाना ही पड़ता है। तो आप कह रहे हैं सर आतिशी आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकती है क्या? कुछ भी पॉसिबल है सर, ये तो वक्त है, पता नहीं कब क्या करवा दे। कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आतिशी का भविष्य आप बीजेपी के साथ देखते हैं? बीजेपी के साथ नहीं देखता मैं, बीजेपी इसकी अरविंद केजरीवाल के साथ भी कॉम्बिनेशन बढ़िया था। आज की डेट में जब आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मैश होने के कगार पे हैं, तो आतिशी उस लेवल पे नहीं है, ये सेफ है। अब जब ये सेफ है तो कल को ये अपना जहाज बदलेगी, कैसे बदलेगी कि इसको आगे फ्यूचर इसको अपना ब्राइट करना है, और वो इसके पास एक ही रास्ता बचता है, इसकी कांग्रेस से कॉम्बिनेशन नहीं है और किसी पार्टी जो फेमस पार्टियां हैं उनसे कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, एक ही पार्टी ले दे के बचती है, वो कौन सी है? बीजेपी। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें मौका मिला तो आप इस से विमुख नहीं हो सकते कि ऐसा भी हो जाए। ठीक है, तो सर ढेर सारे सवालों के ढेर सारे जवाब जी, और समय आगे अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन वादा यह है कि आप इस तरह की बातें हमसे करते रहेंगे और जरूर, हम पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। जरूर सर। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट मैं जानता हूं आप में कौतूहल पैदा कर रहा है, विस्मय पैदा कर रहा है और बहुत सारे पैसे की तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ वास्तु ग्लोबल के इस खास पॉडकास्ट में होती है, जिसमें डॉक्टर महेश गुप्ता अपना कीमती समय हमारे लिए निकालते हैं। और जो कुछ भी उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल हमने दे दी है, तो प्लीज वहां जरूर जाइए और जानिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। वास्तु ग्लोबल के अगले पॉडकास्ट में मैं घनश्याम आपसे फिर मिलूंगा डॉक्टर महेश गुप्ता के साथ ही। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।